साथियों, फूल त्योहार फूल त्योहार इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए न कभी जय हिंद रहा है और न हिंदुस्तान की वो समझ रही है जिसके साथ उसको लिखा गया। प्रोफेसर पुनियानी अभी कह रहे थे कि राहु केतु हमारे आपके जीवन पर असर नहीं डालते, पर अगर गुजराती राहु केतु हो तो डालते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो ये लोग उम्मीद करते हैं कि हमें आपको विश्व गुरु तक पहुंचा देगी, वो संसद भवन तक की यात्रा नहीं कर पाए और उसे कभी संसद से वैधता प्राप्त नहीं हुई। संसद में इस बात है, शिक्षा हमेशा से एक ऐसा मसला रहा है जिस पर लोगों को ज्यादा रुचि नहीं रही। अगर आप शिक्षा से संबंधित अखबार में पढ़े तो खाली बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम, शिक्षा के विमर्श को लेकर बहुत बात नहीं होती। दो चार बातें लोग ये अक्सर कहते हैं, खैर जो भी अलग कहता है उसको अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा क्या है जो बहुत ही ज्यादा समस्याजनक है? ये लोग जो मंच पर बैठे हैं, जिनमें से आधे बचे हैं, ये लोग क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मुखालफत कर रहे हैं? हमारा क्यों करें? तो दो चार बातें लेकर मैं अपनी बात कह दूंगा। पहली बात यह कि एक नया गणित इसमें बिठाया गया। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो कहा जा रहा है साहब अब 10 जमा 2 जमा 3 10 + 2 + 3 की जगह 5 + 3 + 3 + 4 लाया जाए। दोनों का जोड़ 15 ही बैठता है, पर जो पहले वाला 10 + 2 + 3 था उसमें 3 साल की ग्रेजुएशन थी। अब जो 5 + 3 + 3 + 4 है उसमें ग्रेजुएशन नहीं है। वो आपसे उम्मीद भी नहीं करते कि आप पढ़े, वो चाहते भी नहीं है कि आप पढ़े। अनपढ़ रहेगा भारत तभी तो पकौड़ा करेगा भारत। अच्छा, ये 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 का जो खेल है आप समझे, वो कह रहे हैं कि क्लास 1 और 2 को स्कूल से निकालकर आंगनवाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाए या आंगनवाड़ी को स्कूल के साथ जोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर मामला यह है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ाने वाले लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे। समस्या इस बात से नहीं है, वो दूसरे ही पैराग्राफ में लिखते हैं कि मनुष्य का सबसे तेज विकास पहली दूसरी कक्षाओं तक होता है। फिर आपने उस विकास में उस ट्रेन्ड टीचर को हटाकर, जो बीएड करके, बीएलएड करके या डिप्लोमा करके आया, एनटीटी करके आया, आपने उसकी जगह आंगनबाड़ी वर्कर को क्यों लगा दिया? क्या आप आंगनबाड़ी वर्करों को वही तनख्वाह, वही सहूलियतें, वही नौकरी की गारंटी देते हैं जो तथाकथित आप स्कूल के अध्यापक को देते? तो उन आंगनबाड़ी वर्कर्स के सहारे वो कहते हैं कि हम उन बच्चों का दिमाग तेज करेंगे जो 5 साल की उम्र तक सबसे बहुत तेजी से पढ़ते। आप देखें इस दस्तावेज को, अगर आप ध्यान से पढ़े और कुरान की तरह न पढ़े, और मुझे लगता है इस समय हिंदुस्तान में उतनी हनुमान चालीसा नहीं लिखी गई जितनी एनजीटी चालीसा लिखी गई। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाएं, हर जगह एनईपी पर एक सेमिनार हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि इससे बेहतरीन शिक्षा नीति आ ही नहीं सकती। और इसका दावा इसी बात पर किया जाएगा कि ये शिक्षा नीति ठीक थी, पर जिन हिंदुस्तानियों पर लगाया जा रहा था वही खराब थी। तो क्या इसमें एक और बड़ी
रोचक बात है कि 5+3+3+4 पर हर स्तर पर एक बोर्ड की परीक्षा है। वो कहते हैं कि हर स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होगी, यानी बोर्ड की परीक्षा होगी। पहले 10वीं और 12वीं में बोर्ड हुआ करता था, अब पहला बोर्ड तीसरी कक्षा में हुआ करेगा, और ये कोई नहीं बता रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। बोर्ड की परीक्षा क्यों होगी, इतने बोर्ड क्यों होंगे? अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं, पिछले साल 20,000 युवाओं ने इस देश में बोर्ड के नतीजों के चलते आत्महत्या करी। जब 2 बोर्ड थे तब यह हालत थी, अब 4 होने वाले। एक और बड़ी मजेदार बात है, जो इसके बेंचमार्क बताए जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। उन्होंने कहा भाई आप एक बीए को 7 साल में पूरा कर सकते, एक बार पहले साल आइए पढ़िए फिर छोड़ दीजिए, आप नौकरी कर लीजिए, जैसे नौकरियां तो बाहर मिल ही रही हैं, और उसके बाद फिर आइए 2 साल बाद दूसरा साल पढ़ लीजिए फिर छोड़। इसमें समस्या नहीं, समस्या ये है कि हमने अभी तक टाइम मशीन का आविष्कार नहीं, क्योंकि हम टाइम मशीन बना लें तो ये बात ठीक हो जाए, क्योंकि 2 साल बाद जो विद्यार्थी लौट कर आएगा वो ठीक जगह उसी पेडागोजी उसी करिकुलम से शुरू कर पाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम। और बीए अगर 7 साल में करेगा तो जो 7वें साल में वो कोर्स पास करेगा वो कोर्स होगा जब उसने पहले साल जिसमें एडमिशन लिया था, और अगर 7 साल में वो डिसिप्लिन तरक्की कर गया तो वो 7 साल पहले वाला कोर्स पढ़ रहा होगा। तो वो एक और अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात, ये जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मामला है ये केवल सोशल साइंसेस पे लागू हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई एमबीबीएस में एडमिशन लिया, अब 2 साल बाद कह दो जी हमें नर्स का डिप्लोमा दे दो, हम जा रहे हैं। या फिर हमने बोइंग उड़ाने का एडमिशन लिया था, बड़ा वाला हवाई जहाज उड़ाएंगे, 6 महीने बाद कह दीजिए हम जा रहे हैं, हमको हेलीकॉप्टर उड़ाने का डिप्लोमा दे दो। तो ये हो सकता है सोशल साइंस के, ये हो सकता है लिटरेचर के साथ, क्या हो सकता है फिलोसफी के साथ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल साइंसेस, लिटरेचर, फिलोसफी, ह्यूमैनिटीज ये वो विषय हैं जो आपको सोचने समझने की क्षमता देते हैं, तर्क करने की क्षमता। प्रोफेसर पुनियानी चले गए। साइंस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साइंस पढ़ने वाले लोगों में सबसे कम साइंटिफिक टेम्पर पाया जाता है, और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो होते नहीं, क्योंकि साइंस को लेकर पढ़ाने वाले कार्यक्रम जो हिंदुस्तान में बने उन्होंने उसे विज्ञान कम और विज्ञान का इतिहास अधिक बनाया। एक और बात करते हैं इसमें, जो बड़ी रोचक बातें, आप अगर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़, बोले भाई तुम लोग तरक्की इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ करता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ें तो कहती है कि हम 8 तरह के करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएंगे। पहला फ्रेमवर्क बनाएंगे दूसरी कक्षा, दूसरा फ्रेमवर्क बनाएंगे सेकेंडरी करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके बाद एक हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके बाद एक रिसर्च का अलग करिकुलम फ्रेमवर्क। मतलब 9 कन्नौजिए और 13 चूल्हे, मतलब too many cooks spoil the food. So you will have so many curriculums guiding you in your education that at the end you will be ending up as an illiterate. तो क्या कि क्यों 8 फ्रेमवर्क बना के आप किसको बताना चाहते? फिर उन्होंने एक और नया शगुफा उछाला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है बहुत खराब संस्था है, हम उसको बंद कर देनी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत है कि बंद कर देनी चाहिए, पर उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जगह अब 5 इंस्टीट्यूशंस होंगे। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अलग होगा, नैक अलग होगा, एनआईआरएफ अलग होगा। जो असेसमेंट करेगा वो ग्रेड नहीं देगा, जो ग्रेड देगा वो फाइनेंस नहीं देगा, जो फाइनेंस देगा वो यूनिवर्सिटी में लगने वाले मास्टरों की एलिजिबिलिटी नहीं तय करेगा। There will be 5 more UGCs breathing down your neck. तो अब एक यूजीसी की जगह 5 यूजीसी, एक बीच में वो बात रह गई
नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। एक तो इस सरकार को पता नहीं, बहुत हर दूसरे दिन एक नया दस्तावेज आ जाता है, और उस दस्तावेज को आप देखें तो ये जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, इसमें शुरू के 30 पन्ने उन्होंने एक यूरोपियन डॉक्यूमेंट से कॉपी कर लिए। कॉपी कर लिए मतलब उसमें फुल स्टॉप और कॉमा का भी परिवर्तन नहीं। तो जो लोग भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको पढ़ाना चाहते हैं, वो यूरोपीय डॉक्यूमेंट के सहारे आपको नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क दें। तो ये इतनी मतलब बड़ी रोचक बात है। हम तो इस बात पे जा ही नहीं रहे कि साहब आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सेकुलर शब्द नहीं लिखा। सेकुलर होना तो हमें गाली देता है। अब तो ये बात कही थी है कि साइंटिफिक टेम्पर भी नहीं लिखा, जो कि भारत के नीति तत्वों में लिखा। हम ये भी नहीं कह रहे। एक और मजेदार टर्म है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े। अगर आपने पिछले कुछ शिक्षा नीति कुछ शिक्षा कमीशन पढ़े तो उसमें बाकायदा एक सेक्शन हुआ करता था, ये सब आखिर हिंदू राष्ट्र के आइडिया इनको बाहर निकालो। इनकी जगह एक शब्द उन्होंने रखा SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इसके एक पीछे बड़ा कारण तो यह है कि तो मान लेते कि सारे मुसलमान पाकिस्तान से जाएंगे, जो नहीं गए उनको बंगाल की खाड़ी में धकेल, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी भी इस देश की जनता का 24% हिस्सा है, आपने छोड़कर तरक्की नहीं कर। अच्छा, ये सबका साथ सबका विकास का ये जो आइडिया है, SEDG आने से समझिए। उन्होंने कहा SEDG वो लोग हैं जो माइनॉरिटी। अच्छा, इसमें किस किस को गिने? उन्होंने कहा महिलाएं। आबादी का 50% महिलाएं, उन्होंने एक साथ गिन लिया और कहा ये माइनॉरिटी। महिलाएं, दलित, जनजाति, शहरी गरीब, ग्रामीण गरीब, दिव्यांग, किन्नर, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, इन सबको कहा उन्होंने कि अब ये माइनॉरिटी है। अगर आप हिंदुस्तान में इनकी गिनती कर ले सबको मिलाकर तो ये मेजॉरिटी। पर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनको एक पैराग्राफ में निपटा देती है और कहती है कि ये SEDG है। एक और बड़ा मामला है, उन्होंने कहा कि ये विदेशी जो है हमारा सारा ये गलत बात है। पहले बिना बुलाए आए थे, अब हम बुलाए। एक बकायदा बिल पास हुआ संसद में, जिसे उन्होंने कहा फॉरेन हायर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर से इंडिया। अब ये यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो नहीं आएंगे, वहां की जो अडानी यूनिवर्सिटी है वो आएंगे और वो भारत में कैंपस खोलेंगे। तो अब आपको सफेद डिग्री के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है, लोखंड वाला में मिल जाएगी। पर अब आप ये बताएं कि जब वो बिना बुलाए आए थे और सारा वेद चुरा के ले गए, तो अब तो आप बुला रहे हैं, तो अब आप मैकॉले के सहारे विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं। तो ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में खुलेंगी, ये क्या पढ़ाएंगे? ये अखंड हिंदू राष्ट्र तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो भ्रम है, ये एक व्यापक स्तर का भ्रम। वो क्या अपेक्षा, वो प्रोफेसर पुनियानी was also pointing out in between and जमीरुद्दीन शाह साहब was also pointing out कि कई बार हमें लगता है कि ये भोलेपन का मामला है, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जो था ना कि हे ईश्वर उन्हें माफ कर देना, वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा मामला नहीं है। वो बखूबी जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो तो आपको और हमको भ्रम में रखना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों कर। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं टर्शरी। आप तीसरे दर्जे के सेवा करने वाले मजदूर बने।
आप अंग्रेजी में बोलने वाले पेडिक्योरिस्ट बन जाएं, आप अंग्रेजी बोलने वाले कॉल सेंटर के एम्प्लॉय बन जाएं, आप उन सेवाओं में चले जाएं जिनमें कोई उत्पादन नहीं है, जिनमें कोई कौशल जैसी बात नहीं है। अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात हो रही थी। उन्होंने कहा चौथा साल हम जब लाएंगे तो हमारे देश के युवा जो है ज्यादा रोजगार उनको मिल जाएगा, वो ज्यादा रोजगार के काबिल हो जाएंगे। मैंने कहा बीटेक तो पहले से ही 4 साल का चल रहा है, आधे इंजीनियर सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो 4 साल का पाठ्यक्रम आपको रोजगार के लायक बना देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं 2.5 साल में भी बीए कर सकते हैं, जो अकलमंद है वो 2.5 साल में भी कर ले। तो फिर ये 4 साल करने की क्या जरूरत है? अगर कोई अकलमंद है तो 2.5 में कर लेगा, जो अकलमंद नहीं वो 4 साल में करे। तो फिर ये रोजगार परक आप किसको बना रहे हैं? हु इज बिकमिंग मोर एम्प्लॉयबल? कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस देश में एक आंदोलन हुआ था जिसमें हमने हर गली हर नुक्कड़ पर मनुस्मृति को जलाया था, और इस देश में एक बात कही थी कि ये देश सबका। मुझे लगता है जो मनुस्मृति दहन की परंपरा शुरू की थी वो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति दहन की परंपरा के साथ शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस दस्तावेज को अपने गली नुक्कड़ मोहल्ले पर नहीं जलाएंगे तो ये हमारे आपके भविष्य को जरूर जला देगा। एक और रोचक सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक एग्जाम होता है नीट, मेडिकल का एग्जाम है। 650 लोगों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हो सकता है हिंदुस्तान के लोग अक्लमंद हो गए। समस्या यह है कि एक ही सेंटर पे, एक सेंटर से 70 लोगों के, मतलब वो सब इकट्ठा होकर, और एक जिला है हिसार हरियाणा, वहां जाकर सबने तय किया कि हम सब अकलमंद लोग एक जगह इकट्ठे होकर हिसार में एग्जाम देंगे और 720 में से 720 लाए। ये बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, आप में से जो लोग उच्च शिक्षा में जुड़े हैं उनको एक और बात सोचनी चाहिए। एक एग्जाम होता है जिसको कहते हैं यूजीसी नेट, जो लेक्चरर बनाने का एग्जाम होता है। आप इसके साथ देखें, उन्होंने पीएचडी एडमिशन को जोड़ दिया। कोई बात नहीं, जोड़ दीजिए। अब आप इस एग्जाम की व्यथा समझिए। अगर आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, ये एग्जाम कहता है, तो हम आपको जेआरएफ देंगे। अच्छा, आप अगर बहुत अच्छे रिसर्चर नहीं हैं तो लेक्चरर बन जाइए, नेट क्लियर हो गया। अब उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत अच्छे रिसर्चर नहीं हैं, लेक्चरर भी नहीं बन सकते, पर पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी करके क्या करेंगे? फिर उसी नेट एग्जामिशन की लाइन में लगेंगे। तो आप अपने ही परीक्षाओं को क्यों अवैध करार दे रहे हैं? वो एक ब्रिजमोहन का गीत है कि वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं कि धर्म को तबाहियों की छूट हो। तो हमारे आपके जीवन में वो चाहते हैं कि धर्म को तबाहियों की छूट हो। तुम तरक्की नहीं कर रहे हो क्योंकि मुसलमान हैं, तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो क्योंकि रोहिंग्या हैं, तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो क्योंकि कम्युनिस्ट हैं, तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो क्योंकि अर्बन नक्सल है, और तुम तरक्की इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि कुछ मास्टर चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल ना हो। और मुझे लगता है वही जो ब्रिजमोहन के गीत का आखिरी पंक्ति है कि जो बची है सिरों पर छांव वो भी लेके चले चलो, चलो लहू लुहान पांव लेके भी चले चलो, चलो के खत्म हो न जाए जिंदगी के काफिले, चलो के खत्म हो न जाए उम्मीद के ये सिलसिले। हमारा आपका चलना जरूरी है, वरना जब हमसे आपसे हमारे बच्चे पूछेंगे कि शिक्षा का चीरहरण हो रहा था, तब आप भीष्म पितामह की तरह चुप क्यों थे?
तो हमें आपको एक पक्ष चुनना होगा जिसमें कौरव पांडव होना जरूरी नहीं है, जिसमें हमारा आपका युयुत्सु होना जरूरी है। धन्यवाद।